गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुजीत बाजपेयी आप सभी लोगों का टॉपर्स हब में बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज जो है जिस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे वो मुद्दा होगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। हम लोग जिस मुद्दे के साथ में अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे दैट इज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक है भाई। और प्राचीन भारतीय इतिहास की हम लोग बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले जिस टॉपिक से हमारी मुलाकात होती है वो टॉपिक होता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है भाई। जो पहला टॉपिक हमारे सामने आता है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है भाई। अब सिंधु घाटी सभ्यता तो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको आज, लेकिन मैं एक काम और करूंगा कि मैं कुछ डेमो क्वेश्चंस भी आपको दिखाना चाहता हूं कि आपके एग्जाम्स के अंदर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। अब जो आगे हमारी क्लासेस आएंगी वहां पर भी मैं ऐसे प्रैक्टिस सेशंस आपके छोटे छोटे लेता हुआ चलूंगा। मतलब हर क्लास की शुरुआत में 5-7 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ताकि आपका प्रैक्टिस भी साथ में चलता रहे। ठीक है भाई। ओके चलिए भाई, तो सेशन को अपने थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और जरा देखते हैं चीजों को प्रैक्टिस के अंदर में चल के जरा देखते हैं। मैक्समुलर एक विख्यात है। मैक्समुलर वाज फेमस। किस लिए फेमस थे मैक्समुलर भाई, बताना जरा। मैक्समुलर जो है वो किस चीज के लिए पॉपुलर थे, मैं बताता हूं फिर इसका जवाब। मैक्समुलर जो है ये पॉपुलर थे, एक जर्मन स्कॉलर थे और भारत के अंदर में जो है इन्होंने रिसर्च किया था। हमारा जो वैदिक है, जो हमारे वैदिक सभ्यता है, इसके ऊपर में इनका काफी रिसर्च था और जर्मन स्कॉलर थे, जर्मनी के स्कॉलर थे मैक्समुलर। इसका अगला क्वेश्चन है इसके आगे, किसके शासन काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया कहते हैं, किसके समय को कहते हैं। और इसका जो सही जवाब है वो है गुप्ताज। गुप्त शासन को हम लोग कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, क्यों कहते हैं, ये एक और अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार ये कि व्हाई गुप्त पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं भाई। इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है आर्ट, साइंस और लिटरेचर में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, काफी ज्यादा विकास हुआ था। इस वजह से जो है इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, गुप्त पीरियड में ही सबसे ज्यादा तादाद में सोने के सिक्के भी चलाए गए थे। गोल्ड क्वाइंस भारत में सबसे ज्यादा जो चलाए गए वो गुप्त पीरियड में ही चलाए गए। बट दिस इज अ फैक्ट, ये फैक्चुअली करेक्ट है और इसका जो कॉन्सेप्चुअल जो इसका आंसर है मैं यहां लिख देता हूं। इसका जो आंसर है वो आंसर ये है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस बात में, बोलते हैं सर सोने के सिक्के भी तो सबसे ज्यादा यहीं पे चलाए गए थे तो इसीलिए कहते होंगे स्वर्ण काल। तो वो फैक्ट के रूप में ठीक है कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन गोल्डन पीरियड कहने का रीजन मैक्सिमम गोल्ड कॉइंस नहीं थे। गोल्डन पीरियड कहने का रीजन था आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर में काफी ज्यादा विकास, काफी ज्यादा डेवलपमेंट। ठीक है भाई। चलिए, तो यहां से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आफ्टर दिस अगला क्वेश्चन है ग्रामीण स्वायत्तता, विलेज ऑटोनॉमी किसके शासन काल की विशेषता थी, किसके शासन काल की विशिष्टता थी। और ये जवाब है इसका चोलाज। चोल जो कि साउथ इंडिया में हुए थे, जहां पर आज का आपको तमिलनाडु का रीजन दिखता है, इस रीजन के अंदर में थे चोलाज। ठीक है भाई। तो ग्रामीण प्रशासन में ऑटोनॉमी थी, गांव के अंदर में अलग अलग जो लोग हुआ करते थे उनके माध्यम से इस शासन को चलाया जाता था। तो चोलाज की विशेषता थी ये विशेष रूप से। आगे चलते हैं हम लोग, कहिएगा। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और जवाब देखो, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे और इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते थे। शाक्य मुनि भी कहते थे, बिल्कुल सही बात है पिंटू, तुम्हारा भी सही है भाई, परफेक्ट। ओके, तुम्हारे सरनेम से पता है मुझे भूपेंद्र, श्रुति कुमारी आपका भी सही है, परफेक्ट। लेट्स मूव अहेड। भाई तुम लोग अपने फ्रेंड सर्किल में भी बता दो बाकी लोगों को, क्लासेस स्टार्ट कर दी है टॉपर्स अपने भाई।
ठीक है, तो वो लोग भी अपना लाइव आकर के पढ़ें, और लाइव पढ़ने का जो आनंद है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लाइव को ही हम लोग प्रमोट करते हैं ज्यादा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। विच हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन हरियाणा, हड़प्पा की कौन सी जगह जो है वो हरियाणा में स्थित है? ये जवाब, ये क्वेश्चन है आपके सामने। यार तो मैं बता दूं आपको, धौलावीरा तो यार गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, आलमगीरपुर यूपी में है, बचा कौन सा? राखीगढ़ी, और दिस इज इन हरियाणा। राखीगढ़ी, दिस प्लेस इन हरियाणा, ये हरियाणा में है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन सा था? वैनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज, अल्बरूनी, कौन था भाई? द राइट आंसर इज मेगास्थनीज, इसका सही जवाब है मेगास्थनीज, दिस इज द राइट आंसर। अब सुनिए, फाहियान भारत आने वाला पहला चाइनीज ट्रेवलर था, ध्यान रखेंगे, पहला चीनी यात्री जो था, पहला चीनी यात्री जो था वो था फाहियान। ठीक है, वैनसांग भारत आया था इन टाइम ऑफ हर्षवर्धन, और जिस समय फाहियान भारत आया था उस समय भारत के राजा थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन था राजा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, अल्बरूनी मध्यकाल में आया था, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के टाइम पर भारत में आया था, जिस समय मोहम्मद गजनी ने भारत पर अटैक किए थे। तो जिस समय गजनी ने हमले किए थे लगभग उसी समय जो है ये भारत आया था। इसकी पुस्तक भी है, अल्बरूनी की तहकीक ए हिंद, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है यार, ये बुक ना कई बार पूछी गई है। जैसे मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, वो तो पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, इंडिका की जो हम लोग क्लास में ही बात करेंगे। तहकीक ए हिंद ये बुक थी, विच वाज रिटन बाय अल्बरूनी, अल्बरूनी ने इसको लिखा था। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। ओके चलिए भाई, और हम लोग अपने सेशन को जो है आगे बढ़ाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से सिंधु घाटी सभ्यता से अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम लोग बात करनी शुरू करते हैं ना, तो बात शुरू होती है अंग्रेजों के समय से। अंग्रेजों के काल से जो है एक कार्यक्रम शुरू होता है पूरा का पूरा। और भारत के अंदर में जिस समय रेलवे का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था, जरा आप लोग स्क्रीन पर देख लेंगे ध्यान से, जिस समय रेलवे का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ भारत में, तो उस समय 1855 का समय था हड़प्पा। 1855 का जो है समय था हड़प्पा में जो है कुछ ईंटें मिली रेलवे के इंजीनियर्स को खुदाई के दौरान, और इंजीनियर्स को लगा बढ़िया है यार, हमें तो रेलवे ट्रैक बिछाना ही है और ईंटें भी मिल रही हैं जमीन के अंदर से, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अच्छा भाई ठीक है, अभी अल्टीमेट देखो, पहले समझ लो भाई, रेलवे लाइन का जो है काम करवा रहे थे हम लोग। ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या चीज कि 1855 में 1855 में जब ये सारा का सारा काम शुरू हो गया और जमीन के अंदर से जो है कुछ ईंटें वगैरह मिल गई इनको, तो ऐसा लगा इनको कि यार यहाँ पर ना कोई सभ्यता हो सकती है। बट ये चीज प्रूव नहीं हो पाई। ये चीज प्रूव हुई जाकर के, ये चीज प्रूव हुई 1921 में। 1921 में जब एंट्री हुई दयाराम साहनी की, इसकी एंट्री हुई दयाराम साहनी की, और दयाराम साहनी जो है, दयाराम साहनी ने एक रिसर्च पेपर लिखा, और उन्होंने उस रिसर्च पेपर के माध्यम से बताया कि ये जो अवशेष मिले थे वो एक प्राचीन सभ्यता है, जिसका नाम उन्होंने बताया कि नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम रखा गया। सभ्यताओं के नाम जिस नदी की घाटी में सभ्यताएं मिलती हैं उसी के नाम पर इनके नाम चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। अच्छा, दयाराम साहनी को इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जिस व्यक्ति ने हेल्प करी वो थे एएसआई के डीजी, डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, और इनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था इनका? जॉन मार्शल।
ठीक है भाई। जॉन मार्शल सर ने बोला कि दयाराम साहनी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ ये प्राचीन सभ्यता है और इस तरीके से सिंधु सभ्यता अस्तित्व में आई। अब अगला मुद्दा पता क्या है, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, इसके फीचर्स, अगला जो मुद्दा है हमारे सामने। ठीक है, तो चलिए भाई जरा जो बातें मैंने आपको बताई हैं, देखो मैं इसीलिए कह रहा था ना कि सारी चीजें यहाँ पे जो जो पॉइंट्स सुनो, जिन लोगों ने मेरे साथ में टॉपर्स अब में ऑफलाइन क्लासेस करी हैं वो सारे बच्चे जानते हैं कि मैं लिखवाता हूँ जब चीजें, तो वही उन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कशन भी होता है और जो भी मैं क्लासरूम नोट्स में लिखवाता हूँ वही सारी चीजें यहाँ पे ये अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा तो सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। खोज कब हुई? 1921 में। एएसआई के प्रमुख कौन थे? जॉन मार्शल थे। पहली जगह हड़प्पा थी जहां पे सभ्यता मिली। हड़प्पा कहां पर है? रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, अच्छा भाई ये इसी का इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अब मैं आपको जरा लेकर के चलता हूं सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के साथ में इसके विस्तार क्षेत्र के ऊपर में। ये देखिए क्लास नोट्स की ही इमेज है, ये टाइप्ड भी है इसमें और क्लास रूम नोट्स भी है इसके अंदर में। अच्छा देखिए, विस्तार की बात करें तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, पूरब में आलमगीरपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में है दायमाबाद। देखो बड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर आपके लिए समस्याएं होंगी। ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा स्पीड घट जाती है और स्पीड बढ़ाने का मतलब यह हो जाता है कि फिर कोऑर्डिनेशन नहीं मैच करता, तो इत्मीनान से पढ़िए। ठीक है, और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान में है। अच्छा अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन पता क्या निकलता है? क्वेश्चन ये निकलता है कि सिंधु सभ्यता का ज्यादा विस्तार किस डायरेक्शन में था? इन विच डायरेक्शन? इसका जवाब होता है पश्चिमोत्तर। इसका जवाब क्या होता है? सिंधु सभ्यता का ज्यादा विस्तार किधर था? पश्चिमोत्तर में, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में इसका विस्तार सबसे ज्यादा था। ठीक है भाई, ओके। चलिए हम लोग इसके बाद में जरा बात कर लें फीचर्स की। तो सिंधु सभ्यता जो है ना अपनी, ये आती है आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको हम लोग? यार चिंता मत करो, ये भी लिखा होगा यहाँ पे, ये लिखा है प्रोटो, चिंता मत करो यार तुम 1% भी, समझे? चलिए प्रोटो हिस्टोरिक एज, तो इंग्लिश वर्जन इधर लिखा हुआ है। अच्छा, प्रोटो हिस्टोरिक एज का मतलब क्या होता है? अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये चीज है क्या, बोल तो दी आपने। बेटा प्रोटो हिस्टोरिक एज का मतलब पता क्या होता है कि इस सभ्यता के लोगों को लिखना आता था, इन्होंने रिटन इंफॉर्मेशन रखी, लेकिन इनको रीडिंग नहीं आती थी। इनको इनको लिखना आता था लेकिन इन्होंने जो लिखा है उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इसकी रीडिंग नहीं हो पाई है। रिटन इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है, मतलब वो सभ्यताएं, पूरी दुनिया के लिए बात सच है, पूरी वो सभ्यताएं जिन सभ्यताओं के लोगों को लिखना तो आता था लेकिन उन्होंने जो लिखा उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो ऐसी सभ्यताओं को हम लोग कहाँ रख देते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक एज में रख देते हैं। अच्छा, अब इन्होंने सबसे ज्यादा जिस मेटल का यूज किया दैट वाज ब्रॉन्ज। देखो लिखा इधर जरूर हिंदी में है, आगे इंग्लिश में भी लिखा है, लेकिन मैं तो इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश में ही चल रही है क्लास, तो ब्रॉन्ज का सबसे ज्यादा यूज करते थे, दैट्स व्हाई ब्रॉन्ज एज कहते हैं। अच्छा, इनकी जो स्क्रिप्ट है, जो इन्होंने लिखा था, जो स्क्रिप्ट है, मैंने पहले ही बताया आपको कि स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है भाई,
बिल्कुल राहुल, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। और इनकी जो सिविलाइजेशन है, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको अलग से। इनकी जो स्क्रिप्ट है वो कैसी थी? दैट वाज पिक्टोग्राफिक, ठीक है। पिक्टोग्राफिक का मतलब है कि इसमें वर्ण और चित्र दोनों शामिल थे। अच्छा, जो लिखने का जो स्टाइल था, जो राइटिंग स्टाइल था इनकी स्क्रिप्ट का, चलिए मैं आपको पहले समझाता हूं कि राइटिंग स्टाइल से मतलब क्या है मेरा। देखिए स्टूडेंट्स, स्क्रिप्ट के लिखने के मेथड से मेरा मतलब ये है कि जैसे अपनी देवनागरी है हिंदी वाली, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट। भाई जैसे कुछ है मेरे पास, जैसे मोबाइल है मेरा ये वाला, मान लो पेज है ये, तो इस पेज पर लिखना शुरू किया तो मैंने ऐसे लेफ्ट टू राइट लिखूंगा। उर्दू, उर्दू को जब लिखते हैं तो वो राइट टू लेफ्ट चलता है, ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं इसकी बात करता हूँ, आप इनकी जो पिक्टोग्राफी है उसकी बात करता हूँ। इसकी पता जो राइटिंग स्टाइल था इसका, दैट वाज बाउस्ट्रोफेडन। इसका जो राइटिंग स्टाइल था दैट वाज बाउस्ट्रोफेडन। मैं पेज चेंज कर लेता हूं जरा। अब बाउस्ट्रोफेडन में पता क्या होता है? अगर पहली लाइन लिखी राइट टू लेफ्ट, तो अगली लाइन चलेगी लेफ्ट टू राइट, फिर अगली लाइन राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट। इस तरीके से बाउस्ट्रोफेडन मतलब कि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरीके से प्रोसेस चलता है इसका पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिखा है चीजों को, ठीक है। चलिए, इसके बाद में जो अगला मुद्दा है वो है इनकी टाउन प्लानिंग। इनकी टाउन प्लानिंग किस तरीके की थी, हम लोग जरा अब इसकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, अभी तक मैंने आपको एक सवाल का जवाब नहीं दिया है, याद रखिएगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? सिंधु सभ्यता का उदय कैसे हुआ और इसका अंत कैसे हुआ, अभी तक मैंने ये नहीं बताया। और उस सवाल का जवाब मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा, लेकिन नगर नियोजन समझाने के बाद बताऊंगा। पहले आपको ये तो मालूम चल जाए कि आखिर ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे। और एक बार अगर ये समझ में आ गया ना कितने इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो आपके मन से सवाल पैदा होगा, अपने आप सवाल पैदा होगा कि अबे आए कहां से, और आए तो आए, गए कहां पर, ये एलियन थे क्या? ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग यहां से। देखिए, आप इनके टाउन प्लानिंग की जब बात करते हैं तो इनके टाउन के पश्चिमी हिस्से में, वेस्टर्न पार्ट में एक दुर्ग था, सिटाडेल मौजूद था। इस बात को आप जरा स्क्रीन पर देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से। ये पश्चिमी हिस्सा है और ये पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। और ये जो मैंने ब्लैक कलर से कर दिया है, ये दुर्ग है। इसको हम लोग इंग्लिश में फोर्ट या सिटाडेल कह देते हैं, जो भी आप समझ लें, कोई दिक्कत नहीं। और इतिहासकार कहते हैं कि इसके अंदर में शासक वर्ग रहता था, रूलर क्लास जो है, शासक वर्ग जो है वो यहीं पर रहता। और इंडस में शासक वर्ग किसे माना गया है? व्यापारियों को। यहां पर शासक किसे माना गया है? व्यापारियों को शासक माना गया। और जो पूर्वी हिस्सा है, कहते हैं कि इसी पूर्वी हिस्से के अंदर में सामान्य नागरिक निवास करते हैं। कॉमनर्स जो है वो यहीं पर रहते थे पूर्वी हिस्से में, ठीक है भाई। अच्छा, तो यह टाउन प्लानिंग में एक बहुत बड़ा फीचर हो गया जो मैंने आपको बताया। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मैं देख लेता हूं अगर एक्सेप्शंस मैंने ऐड करवा रखे हैं। बिल्कुल, मैंने क्लास के नोट्स ऐड करवा रखे हैं यार, आप लोगों को एकदम क्लास का रियल फील देने के लिए। देखिए, एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, अपवाद भी हैं इसमें। अपवाद कहाँ कहाँ है? जैसे लोथल है गुजरात वाला, तो इसमें पूरा का पूरा जो शहर था, लोथल की बात करूं अगर मैं, तो लोथल में पूरा का पूरा टाउन ही एक दुर्ग से घिरा था। और इसका रीजन इतिहासकार क्या बताते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसका रीजन ये हो सकता है
कि समंदर के पास की जगह है, बाढ़ बाढ़ आती होगी, तो इस चक्कर में इन्होंने क्या किया होगा, पूरे शहर को ही सराउंड कर दिया होगा, घेर दिया होगा। ठीक है, अच्छा। इसके बाद एक और जगह है चन्नू दड़ो। चन्नू दड़ो पाकिस्तान के सिंध के अंदर में है, और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जो चन्नू दड़ो है, चन्नू दड़ो के अंदर में कोई सिटाडेल मौजूद नहीं था, तो इसके लिए कहते हैं ग्रामीण बस्ती रही होगी। चन्नू दड़ो है, कालीबंगा है, यहाँ पे कोई दुर्ग वुर्ग नहीं मिला, तो इतिहासकार कहते हैं ग्रामीण बस्ती रही होगी, और ग्रामीण बस्ती में सब लोग बराबर स्तर पे, वहां कोई शासक होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ कोई दुर्ग भी नहीं होगा। धौलावीरा की बात करें तो इसकी तो अलग ही कहानी हो गई। पश्चिमी हिस्से में दुर्ग है, पूर्वी हिस्से में दुर्ग नहीं है, और पश्चिमी और पूर्वी हिस्से के मध्य में एक मध्य नगर है। जी हाँ, एक ब्रिज टाउन है, मध्य नगर है यहाँ पर। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है कि सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा टाउन था, ऐसा कौन सा शहर था जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, और इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा धौलावीरा। धौलावीरा विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहां से हम लोग थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां तक मैंने टाउन प्लानिंग की बात करी। टाउन प्लानिंग में कुछ और बातें हैं, जैसे कि पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया है इन लोगों ने, जो कि अपने आप में बहुत शानदार फीचर था। सड़कें 90 डिग्री पर काटती थी, सड़कें इस तरीके से थी यहाँ पे 90 डिग्री पर, जैसे जयपुर वगैरह में सड़कें है ना। अब ये बड़ी शानदार चीज है यार, इनकी सड़कें देखते हैं 90 डिग्री पर कट कर रही है, क्या बात है। अच्छा, घरों की बात करते हैं। सेक्टर सिस्टम में है, जैसे कि बड़ी बड़ी कॉलोनीज में होते हैं घर, सेक्टर सिस्टम बटे होते हैं घर, ऐसे घर बनाए हैं बड़े शानदार तरीके से इन लोगों ने। जो ड्रेनेज पैटर्न है वो अंडरग्राउंड है, कवर्ड था, और ये सब चीजें इसे क्या बना देती हैं, एक नगरीय सभ्यता बना देती हैं, एक अर्बन सिविलाइजेशन इसको बना देती है सब चीज। अब क्वेश्चन यहां से निकलता है कि इतने विकसित लोग थे ये लोग, और भारत में सिंधु सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ, मैं जरा उसकी बात भी करूं आपसे। एक सेकंड रुकिएगा जरा आप लोग। इंडस जो है, ये सभ्यता कैसी है, ओल्ड है, और जो वैदिक सभ्यता है वो इसकी कंपैरिजन में न्यू है। लेकिन आप लोग देखिए, अगर फीचर्स अगर आप देखिए तो इंडस क्या है, ज्यादा विकसित है, ज्यादा डेवलप्ड है, और वैदिक सभ्यता जो है वो कम विकसित है। और सारा पेच यहीं पे आके फंसता है कि इंडस पुरानी है और ज्यादा विकसित है, और वैदिक नई है और फिर भी कम विकसित है। आखिर ऐसा कैसे हो गया, आखिर ऐसा कैसे हो गया। ये तो वही बात हो गई कि यार दादा के पास तो आईफोन था, और पोते के पास या पापा के पास आईफोन था, और बेटे के पास में 1100 है, नोकिया 1100 है। तो कहानी उल्टी हो गई ना। होना तो ये चाहिए था कि पापा के पास नोकिया 1100 और बेटे के पास आईफोन, होना तो ये चाहिए था। यहाँ तो कहानी पूरी उल्टी हो गई। तो यार इंडस के लोगों का डेवलपमेंट वैदिक के लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं? कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ समस्याएं आ गई, तो हुआ क्या एक्चुअली, एंड दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हमारे सामने। आप लोग फटाफट मुझे मैसेज करके बताओ कि यहां तक आपको सारा कुछ समझ में आया कि नहीं। जल्दी से मैसेज भेजो, और फिर मैं आपको बताता हूं सिंधु सभ्यता का राइज एंड फॉल। ओके, तब तक जो है मैं जरा इसका टाइम पीरियड लिख दूं। सबसे पॉपुलर टाइम पीरियड है इसका 2550 बीसी या 2600। सबसे ज्यादा जो माना जाता है से लेकर के 1900 बीसी तक। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व।
ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। ये तो मैंने लिख दिया है टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड इस सभ्यता का कब से कब तक रहा, ठीक है। और इसके बाद जरा हम लोग बात करें राइज की, राइज का सभ्यता का उदय कैसे हुआ। तो इसके बारे में हिस्टोरियंस कहते हैं क्रमिक विकास। इस सभ्यता का उदय कैसे हुआ, क्रमिक विकास से। मतलब जहां पर सिंधु सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ उसके आसपास जो है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, क्रमिक विकास, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट जो है आप, ये रीजन था जो है इनके इसके विकास का। इसका जरा थोड़ा सा डिटेल में समझिए जरा। जहां पर एक्चुअली सिंधु नदी बहती है ना, उसके आसपास अगर आप देखो तो कई नदियां बहती हैं भाई। सिंधु है, चेनाब है, झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलज है, ये सब नदियां बहती हैं वहीं पर पास में ही। और इनके इर्द गिर्द छोटे छोटे सभ्यताओं का विकास हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब इन सभ्यताओं का जो डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ था, अब इनके लोगों का आपस में नॉलेज एक्सचेंज हुआ सिंधु नदी के किनारे आकर के। एंड आप लोग बोलेंगे सर सिंधु क्यों, व्हाई नॉट सतलज? एंड द आंसर इज कि इन 6 की 6 नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सिंधु, ठीक है। तो ज्यादा लोग इकट्ठा हुए सिंधु के इर्द गिर्द, इसीलिए नॉलेज का जो एक्सचेंज है वो ज्यादा वहीं पर हुआ, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। अच्छा भाई, अब चलिए आपके बैच कोर्स के मैंने आपको राइज बता दिया है, और आप लोग इतने में मुझे मैसेज करें कि उदय का कारण समझ में आया आपको। आप जब इनका नॉलेज आपस में एक्सचेंज होगा तो यहाँ पर निश्चित रूप से एक विकसित सभ्यता का उदय होगा। इसको आप ऐसे समझो जैसे कि एक लड़का यूपी का है, एक हरियाणा का है, एक तमिलनाडु का है, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और जब ये किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, यूपी, हरियाणा, तमिलनाडु, तो भाई साहब वो प्रोजेक्ट ना सबसे अलग हटके होना है, क्योंकि 3 अलग अलग क्षेत्रों की सोच और ज्ञान एक साथ लगेगा। समझ गए इस बात को? ठीक है भाई, अब मैं आपको बताता हूं इस सभ्यता के डिक्लाइन का कारण, पतन का कारण क्या रहा। फॉल या पतन। देखिए, पतन का कारण पता क्या था? सिंधु सभ्यता जिस क्षेत्र में पनपी थी ना, उस क्षेत्र का पर्यावरण बड़ा अस्थिर था। और मैं आपको बताता चलूं कि पश्चिम का जो क्षेत्र है ना, आज भी हिंदुस्तान के जो पश्चिम का क्षेत्र है वो आज भी बड़ा अस्थिर है। वहां का पर्यावरण बड़ा प्रेडिक्टेबल नहीं है। उसका कारण यह है कि वहां पर भूमध्य सागर का भी असर रहता है, अरब सागर का इंपैक्ट तो रहता ही रहता है। अच्छा, इसके अलावा जब यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी होगी तो पेड़ वेड़ भी खूब कटे होंगे, सीधी सी बात है। जनसंख्या बढ़ेगी तो पर्यावरण के साथ छेड़खानी भी की होगी इन लोगों ने। अब हुआ क्या, कई जगहों पर आग लगने के प्रमाण है कि आग लग गई, शहर बर्बाद हुआ। कई जगहों पर दिखता है कि यहाँ पर किसी का हमला हुआ था। अब पश्चिम का क्षेत्र है, बात समझना, पश्चिम का क्षेत्र है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जिस एरिया में पड़ता है, तो हो सकता है कि भाई उज्बेकिस्तान तरफ से किसी जनजाति के हमले भी हुए हों, बहुत संभव है। तो धरती पर केवल अकेले हम तो थे नहीं, और भी लोग तो थे। और ऐसा तो था नहीं कि बॉर्डर पे आर्मी लगी है, उस समय तो बॉर्डर ही क्लियर नहीं होते थे, और आर्मी जैसे कोई चीज थी नहीं कि जिसकी लाठी उधर घुस गया बड़बड़ाते हुए, मेरा एरिया हटो, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो कहीं आग लगी, कहीं हमले हुए, कहीं सूखा पड़ा, कहीं बाढ़ आई। और इसमें हम लोग फिर एग्जाम्स के हिसाब से जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एनवायरमेंट डिके, पर्यावरण अपक्षय। हम लोग इसका पतन का कारण क्या बताते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इसका आप लोग आंसर क्या करोगे, पर्यावरण अपक्षय, एनवायरमेंट डिके। क्या बताएंगे, एनवायरमेंट डिके। समझ गए? मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, एनवायरमेंट डिके, फाइन। अच्छा भाई, तो ये बात हो गई राइज एंड फॉल तक।